अगर डिक्टेटर की हिस्ट्रीज उठाकर देखी जाएं तो दुनिया डिक्टेटर्स को अच्छे लफ्जों में याद नहीं रखती। ब्रूटैलिटी, टायरेंट्स, मर्डर्स, ब्रूटल और ऐसे ही लफ्ज इन लोगों के लिए इस्तेमाल होते चले आ रहे हैं। सद्दाम हुसैन, ये वो नाम है कि अगर हिस्ट्री के कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटीज़ का जिक्र करेंगे तो सद्दाम हुसैन का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट होगा। अपनी कंट्री में एक बहुत बड़े ग्रुप के लिए हीरो, जबकि उसी कंट्री में बहुत सारे लोगों के लिए सद्दाम हुसैन किसी विलन से कम नहीं। सद्दाम हुसैन 28 अप्रैल 1938 में इराक के शहर तिक्रित में पैदा हुए। जब सद्दाम हुसैन पैदा हुए तो उस वक्त उनके वालिद कैंसर की वजह से वफात पा चुके थे। कहा यह जाता है कि यही वजह थी कि सद्दाम हुसैन की पैदाइश से पहले उनकी वालदा ने अबॉर्शन की ट्राई भी की, मगर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हुई थी। कुछ ही अरसे के बाद उनकी वालदा ने दूसरी शादी कर ली थी और सद्दाम हुसैन का दूसरा बाप सद्दाम हुसैन के साथ अच्छा सलूक नहीं करता था और डंडों से सद्दाम हुसैन को टॉर्चर भी करता था। सद्दाम हुसैन ने कुछ अरसे तक ये सब कुछ बर्दाश्त किया, मगर तंग आकर कुछ अरसे के बाद अपने घर से कुछ फासले पर अपने अंकल के घर चले जाते हैं, जिसके बाद उनके अंकल उनकी परवरिश करते हैं। अगर सद्दाम हुसैन की इंटरनेट पे उनकी किसी भी एज, चाहे वो यंग हो, मैच्योर हो या एजड हो, कोई भी फोटो निकाल के देखी जाए तो आपको एक वेल मैनर्ड, वेल ड्रेस्ड, एक मैच्योर शख्स नजर आएगा। और ये सब कुछ उन्होंने अपने अंकल से सीखा था। इस वक्त इराक की सियासी सूरत हाल में बहुत बड़ी चेंजेस हो रहे थे। इराक में शाही निज़ाम राइज था, मगर इराक में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा थी। इस इन्फ्लुएंस से बहुत सारे लोग परेशान थे। इसी निज़ाम के खिलाफ इराक के सियासी लोगों ने एक सियासी जमात बनाई थी और उस पार्टी का नाम बाथ पार्टी रखा गया था और ये पैन अरब आइडियोलॉजी से इम्प्रेस थी। इसका मतलब इराक में अरब कल्चर और सिविलाइजेशन के साथ इराक को पुरानी वैल्यूज़ पर लेकर आना था। मगर शाही हुकूमत 1958 में ख़त्म हो जाती है, जब इराकी मिलिट्री के कुछ लोग कू करके बादशाहत को वहाँ से ख़त्म कर देते हैं और शाही ख़ानदान के मेंबर्स को मार देते हैं। अब्दुल करीम कासिम ने इराक का कंट्रोल उस वक्त संभाल लिया था और इराक में एक पार्शियल कॉन्स्टिट्यूशन भी नाफिज कर दिया था। सद्दाम हुसैन ने अपनी नौजवानी में बाथ पार्टी को ज्वाइन कर लिया था और वो इस पार्टी के एक्टिव मेंबर भी थे, लेकिन अब्दुल करीम कासिम की हुकूमत से बाथ पार्टी बिल्कुल भी खुश नहीं थी और यही वजह थी कि 1963 में एक तहरीक उठी और उस वक्त की मौजूदा हुकूमत का तख्ता बाथ पार्टी की जानिब से उल्टा दिया जाता है और फिर हुकूमत में एंट्री होती है बाथ पार्टी की। सदर बनते हैं हसन अल बकर और नाइब सदर यानी वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं इस वीडियो के आइकन यानी सद्दाम हुसैन। मगर कैसे सद्दाम हुसैन अपने ही सदर को कुर्सी से हटाते हैं? हसन अल बकर की हुकूमत आते ही इराक में हालात बदतर होना शुरू हो जाते हैं और इराक में रैपिड मॉडर्नाइजेशन का दौर शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ ऑयल प्रोडक्शन भी अपनी पीक को पहुंचती है। इराक तरक्की करना शुरू कर देता है। इराक के उन इलाकों में मुफ्त तालीम, बिजली, हेल्थ केयर फैसिलिटी, पानी की सहूलियात मिलना शुरू हो जाती हैं जहां कभी इराकियों ने इमेजिन भी नहीं था किया। इराक में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होना शुरू हो जाती है। मगर आज की दुनिया सद्दाम हुसैन को टायरेंट क्यों बुलाती है? फिलॉसफी में एक टर्म है जिसका नाम है फिलॉसफी ऑफ टायरनी, जिसके मुताबिक ऐसी शख्सियत रखने वाले लोग किसी के सामने भी जवाबदेह नहीं होना चाहते और अपनी मर्जी से अपने काम करना चाहते हैं और अपनी मर्जी से रूल करना चाहते हैं। और यही पर्सनैलिटी सद्दाम हुसैन की थी। सद्दाम हुसैन वाइस प्रेसिडेंट रहकर सिस्टम में काफ़ी टाइम गुजारते हैं। सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन होने के बावजूद भी वो अपने ओहदे से ज़रा नाखुश ही लग रहे थे और यही वजह थी कि 16 जुलाई 1979 यानी कि 1979 को सद्दाम हुसैन अपने सदर से इस्तीफ़ा ले लेते हैं और फिर दौर शुरू होता है सद्दाम हुसैन का। मगर सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सद्दाम हुसैन की इस अचानक हरकत से बाथ पार्टी के मेंबर्स को एतराज़ क्यों नहीं होता या किसी भी मेंबर ने इस बात से मज़ाहमत क्यों नहीं की? तो इसका जवाब भी है और जवाब ये है कि सद्दाम हुसैन इन तमाम सोचों से 2 कदम आगे चलते थे, जिसकी वजह से जैसे ही वो सदर बने उसके बाद उन्होंने पार्टी की कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसके साथ साथ इस कॉन्फ्रेंस की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की, क्योंकि उस टाइम पे वीडियो रिकॉर्डिंग की सहूलत बहुत ही रेयर थी, इसलिए उन्होंने उसके स्पेशल अरेंजमेंट किए। अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सद्दाम हुसैन स्टेज पे जाके बैठ जाते हैं। पार्टी का एक मेंबर आता है, सद्दाम हुसैन की तारीफ में काफ़ी टाइम तकरीर करता है और अपनी सपोर्ट सद्दाम हुसैन के साथ शो करता है। ये ज़रा डिफरेंट और थोड़ा अजीब था। तकरीर ख़त्म होने के बाद सद्दाम हुसैन ने सबसे मुख्तसर सी बात कही, जिसे मेरे सदर बनने पे एतराज़ है या वो अपनी पार्टी के साथ मुखलिस नहीं है, वो हाथ खड़ा करें। सद्दाम हुसैन के सदर बनने के एतराज़ पे कुछ लोग
हाथ खड़ा करते हैं और कुछ लोगों को सदाम हुसैन खुद बाय नेम नॉमिनेट करके खड़ा करते हैं। जैसे ही वो खड़े होते हैं तो फौजी एहलकार जो कि वहाँ पर मौजूद होते हैं वो उन तमाम लोगों को पकड़ के वहाँ से बाहर ले जाते हैं और फिर यही सब कुछ बाकी मेंबर्स के लिए काफ़ी था समझने के लिए। कहा यह जाता है कि जो सेक्रेटरी स्टेज पे आके सदाम हुसैन की तारीफ करता है, मुबैना तौर पे सदाम हुसैन पहले उसके तमाम फैमिली मेंबर्स को उठा लेते हैं और गन पॉइंट पे उसको मजबूर करते हैं कि वो अपनी सपोर्ट सदाम हुसैन के साथ शो करे। लेकिन ये वक्त ही जानता है। लेकिन पीछे बचे मेंबर्स ये बात समझ चुके थे कि अब एब्सोल्यूट पावर सदाम हुसैन के हाथ में है। वीडियो में देखा भी जा सकता है कि कुछ मेंबर्स इस वाक़ये के बाद इतना सहम गए थे कि उनकी आंखों में आंसू भी आ चुके थे। सदाम अरब कंट्री में इस इवेंट की वीडियो बनाकर तमाम कंट्रीज़ में भेज देता है और अपनी आमद का ऐलान करता है। मगर ऐसा क्यों? सवाल यहाँ ये उठता है कि उसके बाद जिन मेंबरों को बाहर निकाला था जो कि सदाम हुसैन के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे, उनका क्या बनता है? इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला, क्योंकि उन मेंबर्स का भी आज तक किसी को पता नहीं चल सका। मगर सदर बनने के बाद सदाम हुसैन की हैबत बढ़ना शुरू हो जाती है, जो कि वो वाइस प्रेसिडेंट के टाइम पे एक सॉफ्ट पर्सनैलिटी थे, अब वो उसके बिल्कुल इन्वर्स हो चुके होते हैं। अपने सदर बनने के ठीक 1 साल के बाद सद्दाम हुसैन इराक पे हमला कर देते हैं। सद्दाम हुसैन का ये ख्याल होता है कि वो एक ही हफ्ते में ईरान पे कब्जा कर लेंगे, मगर ऐसा नहीं होता। अमेरिका सद्दाम हुसैन के इस कदम से बहुत खुश होता है और अपनी सपोर्ट का ऐलान भी करता है। इसलिए इराक को, या यूं कह लें कि सद्दाम हुसैन को फाइनेंशियल और असले की सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है, तो ये गलत नहीं होगा। इस जंग का मकसद ईरान पर कब्जा करके ईरान के उस रूट को अपने कब्जे में लेना था जिससे ईरान ऑयल ट्रेडिंग करता था। इस जंग को जीत लेने के बाद इस नहर पे कब्जा करके इराक ऑयल ट्रेडिंग का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता। मगर इसके साथ साथ एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है जो कि बहुत स्ट्रांगली लोगों में पाई जाती है। वो ये कि ईरान में आने वाली नई इस्लामी हुकूमत अमेरिका को पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को पहले नाइब सदर से, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट से सदारत के लिए मोटिवेट किया कि वो अपने प्रेसिडेंट को इस्तीफे पे मजबूर करें और सदर की कुर्सी संभाल लें। और उसके साथ साथ 1 साल के बाद ही ईरान के ऊपर सद्दाम हुसैन ने अमेरिका के कहने पर जंग मुसल्लत कर दी थी। मगर ईरान इस जंग के खिलाफ कामयाब मज़ामत करता है, अपना 1 इंच भी इराक को उनके कब्जे में नहीं देता। ईरान के लिए अपनी ज़मीन का कामयाब दिफा या कामयाब डिफेंस उनके लिए एक जीत थी, और अगर दूसरी तरह कहा जाए तो सद्दाम हुसैन ये जंग हार जाते हैं। इस हार की फेस सेविंग के लिए सद्दाम हुसैन एक और नेबर कंट्री से जंग छेड़ लेते हैं, और इस बार बारी थी कवैत की। जी हाँ, जब इराक ने कवैत पे हमला किया तो उस टाइम कवैत एयरपोर्ट पर ब्रिटिश एयरलाइन का इख्तियार रिफ्यूलिंग के लिए मौजूद था, जिसे इराकी एहलकारों ने अपने कब्जे में ले लिया, बट कुछ देर के बाद, यानी कि कुछ टाइम के बाद छोड़ दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि सद्दाम हुसैन कैसे उस एयरप्लेन में बैठे हुए पैसेंजर बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारते हैं, जिसे कैमरा महफूज कर लेता है। इस इंसिडेंट के ऊपर कई मूवीज़ भी बनी हुई हैं जिससे आप इस हालात को बखूबी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मगर कवैत की इस जंग से भी सद्दाम हुसैन को हार का सामना करना पड़ता है। इन 2 जंगों के बाद, पर्टिकुलरली अपने नेबर इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ जंग छेड़ने की वजह से अरब दुनिया सद्दाम हुसैन के खिलाफ हो जाती है, लेकिन सद्दाम हुसैन की हुकूमत चलती रहती है। इस अदवार में सद्दाम हुसैन की ताकत को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आता। मगर वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और वर्ल्ड पॉलिटिकल फ्रेम में तब्दीली आती है 11 सितंबर 2001 को, जिसके बाद जॉर्ज बुश को ये जवाज़ मिल जाता है कि वो अफ़गानिस्तान, इराक और कई ममालिक पे मुख्तलिफ रीजन्स के साथ एंट्री करें और अपने कंट्री के अगेंस्ट जितने भी लोग हैं उनको इस दुनिया से ही ख़त्म कर दें। और फिर अमेरिका की एंट्री इन कंट्रीज़ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को तब्दील कर देती है। इराक पर अमेरिकी ऑपरेशन शुरू होता है जिसे डेजर्ट हॉक के नाम से भी जाना जाता है, और देखते देखते इराक में मौजूद सद्दाम हुसैन के सारे मोनूमेंट्स गिरा दिए जाते हैं। मगर इस वक्त सद्दाम हुसैन कहाँ होते हैं ये किसी को भी नहीं पता। टेक्निकली इराक से सद्दाम हुसैन की हुकूमत का खात्मा हो चुका होता है और इराक की हालत बद से बदतर होना शुरू हो जाती है। जो इराक एक टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक कामयाब नमूना था, अब वहाँ पर खंडर के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि इराक और ईरान की जंग के वक्त सद्दाम हुसैन के पास मैस डिस्ट्रक्टिव वेपन्स थे, यानी कि एक ही टाइम में वो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर सकते थे। मगर बाद में मुख्तलिफ इदारों और इंस्टीट्यूशंस की जानिब से 15-20 साल तक
इन मैस डिस्ट्रक्टिव वेपन्स को इराक में ढूंढा गया, मगर वो वेपन्स आज तक ना मिल सके। वापस चलते हैं 2003 में, जहां अमेरिकी फौज सदाम हुसैन की हुकूमत को ख़त्म तो कर देती है, मगर सदाम हुसैन का नामो निशान नहीं मिल पाता। हर कोई सदाम हुसैन की तलाश में था, मगर सदाम हुसैन कहाँ था ये किसी को भी नहीं पता था। लेकिन 7-8 महीने के बाद एक सुरंग से एक शख्स बरामद किया जाता है, जिसके सर के बाल और दाढ़ी के बाल बड़े हुए थे। ये कोई और नहीं था बल्कि सदाम हुसैन ही था। ये वो सदाम हुसैन था जिसका एक रौब और एक दबदबा था। मगर इस शख्स को पहले करीबी अस्पताल में लेके जाया जाता है और इस शख्स का DNA किया जाता है, क्योंकि यह डाउट होता है कि कहीं ये सदाम हुसैन का बॉडी डबल तो नहीं, क्योंकि ऐसी पर्सनैलिटीज़ को हमेशा से जान का खतरा रहता है। इसलिए बहुत से इवेंट्स में ऐसी सेलिब्रिटीज़ खुद जाने की बजाय अपने बॉडी डबल्स को भेजना पसंद करते थे। सदाम हुसैन का बेटा अपना बॉडी डबल रखते थे, और ऐसे ही तारीख में और बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ भी अपना बॉडी डबल्स रखने की वजह से मशहूर थे, जिनमें से एक अडोल्फ हिटलर भी एक टाइम में 3 या 4 बॉडी डबल्स रखता था, और कई मौक़ों पर खुद नहीं बल्कि इनको भेजता था। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हिटलर के अराउंड ये रिवॉल्व करती है कि हिटलर ने खुद नहीं बल्कि उसके बॉडी डबल ने खुद को गोली मारी थी, जबकि ओरिजिनल हिटलर 1970s तक यूरोपियन कंट्री में पनाह गुज़ीर था। मगर ये तारीख का एक राज है जो कि तारीख के साथ दफन हो गया है। अब वापस आते हैं उस DNA टेस्ट पे। DNA टेस्ट के बाद पता लगता है कि ये जो शख्स है ये सदाम हुसैन ही है, जिसको सुरंग से बरामद किया जाता है, और इसके बाद सदाम हुसैन पर मिलिट्री ट्रायल चलता है, और इस ट्रायल की वीडियोज़ आपने सोशल मीडिया पर ज़रूर देखी होंगी। अलकिसा मुख्तसर सदाम हुसैन को सजाए मौत सुना दी जाती है, मगर सदाम हुसैन के वकला का आज तक ये कहना है कि इनको अपील करने का मौका नहीं दिया गया, और केस भी बहुत जल्दी से सुना गया। 30 दिसंबर 2006 को ईद उल अज़हा के दिन सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी जाती है। यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि इराक, जिसको किसी वक्त में अमेरिका सपोर्ट करता था, उसी इराक पर अमेरिका ने अटैक क्यों किया? इसका जवाब ये है कि अगर तारीख देखी जाए तो ये भी एक तारीखी पहलू है कि इराक को अमेरिका ने 1970 के टाइम में बहुत सपोर्ट किया, मगर बाद में इसी इराक पर अमेरिका ने 2003 में अटैक करके तबाह कर दिया। बिल्कुल इसी तरह अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को अमेरिका ने सपोर्ट किया, और उस पर कई हॉलीवुड मूवीज़ भी बनी, जिनमें से एक फेमस मूवी रैम्बो 2 के एंड क्रेडिट्स में आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिका तालिबान को कंट्रीब्यूट कर रहा है। मगर इसी के खिलाफ ठीक 10 साल के बाद अमेरिका ने 2001 के बाद 20 साल तक जंग जारी रखी। बिल्कुल इसी तरीके से सद्दाम हुसैन के जाने के बाद तबाही, आईसिस जैसी ऑर्गेनाइजेशन का इराक पे कब्जा, और ईरानी लोकल की मिजरेबल लाइफ इनको ये बात कहने पे मजबूर कर देती है, और इनको वो पुराना सुनहरी दौर याद करवा देती है कि जो सद्दाम हुसैन के दौर में वो जीते थे। लेकिन तारीख सद्दाम हुसैन को दो तरफों से याद रखती है, इराकियों के लिए मसीहा, जबकि वेस्ट के लिए डिक्टेटर, टायरेंट एंड बुचर ऑफ इराक।